हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, है ना। तो इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा उसका लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो मेन आपका जो लॉ है आपका गे-लुसाक लॉ, और भी है ना, डेफिनाइट प्रोपोर्शन वाला है और मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला है। तो एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें कि हम एक यूनिट को दूसरा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक चीज़ है। तो स्टार्ट करें। तो चलिए, मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो स्टार्ट करें, नोट्स निकाल लीजिए और नोट बनाते जाना है आपको। तो लेक्चर नंबर भाई है आपका 4 है शायद, है ना। तो चलिए, तो पहले तो हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। आपका डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। वैसे ये नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिक है, यहाँ से तो सवाल नहीं बनेगा आपका IIT JEE में, नीट में, ठीक है। लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर दे दिया शॉर्ट क्वेश्चन, है ना, तो ये बहुत हेल्पफुल करेगा। चलिए, डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसको हम यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। एक एक चीज नोट करना। अब यहाँ पर हम करते क्या है ना, एक यूनिट से दूसरा यूनिट को हम कन्वर्ट करते हैं। मान लो आपके पास है ग्राम, तो ग्राम को मैं किलोग्राम बनाऊं या तो फिर मिलीग्राम बनाऊं, जो भी बनाऊं। यानी एक यूनिट से हम दूसरा यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर होता है कन्वर्ट, होता है क्या होता है कन्वर्ट, एक यूनिट से, वन यूनिट से अदर यूनिट, ठीक है, अदर यूनिट हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं, या तो फिर मैं ग्राम को मिलीग्राम करूं, या तो मैं किलोमीटर को मीटर में करूं, या तो फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करूं। तो ये जो हमारा यूनिट का चेंजेस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड। अब कैसे करते हैं चेंज, अब उसका मैं रूल आपको बताऊंगा। तो ये चीज को हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में हम यही पढ़ते हैं। चलिए, अब उसका रूल क्या है कि हम किलोग्राम को ग्राम में या फिर कोई भी यूनिट को हम कैसे उसका यूनिट फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, अब हम देखते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 नियम को बस पकड़ लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यूनिट फैक्टर मेथड से करने के लिए आपको 2 रूल आपको याद करना पड़ेगा, या तो फिर 2 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, पहले तो आपको डिटरमाइन करना है, ध्यान सुनना। डिटरमाइन कंजर्वेशन यूनिट, पहले कंजर्वेशन यूनिट को आपको डिटरमाइन करना है और कंजर्वेशन फैक्टर लिख दो। पहले कंजर्वेशन फैक्टर निकालना है। फिर स्टेप 2 आपको क्या करना है, आपका जो कंजर्वेशन फैक्टर आएगा, कंजर्वेशन फैक्टर जो आएगा उसको आपको गिवन, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिजिकल जो भी आपको क्वांटिटी दिया रहेगा, मान लो 1 kg से मतलब मान लो 2 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 2 kg को ग्राम में करना है, यानी 2 को आपको यहाँ पर लिखना है ना, 2 kg को। चलिए, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, ध्यान सुनना, जैसे मैं आपको पूछूं कि 175 LB को आपको कन्वर्ट करना है केजी में, किसमें ना, केजी में करना है। ये LB में है, आपको केजी में कन्वर्ट करना है। और आपको गिवन दे दिया कि 1 kg इक्वल टू 2.205 LB होता है। 1 kg बराबर इतना LB होता है। तो भाई आपको इतना LB को केजी में कन्वर्ट करना है, यानी आपका 175 LB कितना केजी होगा आपको बताना है। तो ये 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। स्टेप 1, कंजर्वेशन फैक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे कंजर्वेशन, ध्यान सुनना। हमको जो गिवन दिया है ना, 1 kg इक्वल टू 2.205 LB दिया है ना, तो 1 kg है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 को रख दिया, 1 kg को इधर फेंक दिया, तो डिवाइड हो जाएगा ना।
इतना LB बाई 1 kg। अरे भाई हम यहाँ पर जितना तो भी 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक 1 को रख दिया, 1 kg को फेंका, इधर डिवाइड हो गया। आप चाहो तो इसको उल्टा के भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 kg बाई 2.205 LB हो गया। अब ये तो हो गया इसका कंजर्वेशन फैक्टर, ठीक है। यानी आपको समझ में आया कि 1 बराबर इतना kg बाई इतना LB होता है। अब क्या करना है, स्टेप 2 कंजर्वेशन फैक्टर के साथ, यानी इसके साथ, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन फैक्टर। तो कंजर्वेशन फैक्टर को आपको गिवन फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी जो आपको फिजिकल क्वांटिटी दिया है ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको क्या करना है, 175 LB इंटू क्या करना है, इसको करना है 1 kg अपॉन 2.205 LB, ठीक है। क्यों हम मल्टीप्लाई क्या देख रहे हैं, LB कट रहा है ना, तो हमको kg में मिल गया। तो भाई 175 बाई 2.205 अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको आएगा 79.4 kg। यानी आपको क्या समझ में आया ना, 100 मतलब 175 LB बराबर होता है 79.4 किलोग्राम यानी kg, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है भाई, छोटा चीज़ है। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, मिटा दें इसको, लिख लें। अब कुछ मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूं, उसका आपको यूनिट चेंज करना है, ठीक है। चलिए मिटाया, चलो देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपको चेंज करना है। पहला पूछा मैं 1.35 मिलीमीटर, क्या है मिलीमीटर, इसको आपको SI में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर में करना है। मिलीमीटर है, मीटर में करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना, और हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। यही से आपका काम बन जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखना 1 मीटर इक्वल टू इतना, देन 1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, ठीक है। से 1 इक्वल टू 100 मिलीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसको आप 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो क्या ना, 1 सेंटीमीटर बाई 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो दो कंजर्वेशन फैक्टर आ गया, ये और ये। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको SI यूनिट मीटर में आएगा। ये भी कंजर्वेशन फैक्टर, ये भी कंजर्वेशन फैक्टर, जो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि जो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा वो मीटर में आना चाहिए, ठीक है। तो सब ज़्यादातर तो हम ये ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन कुछ कुछ नंबर में आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको देख के पता चल जाएगा। देखो तो हमको इतना मिलीमीटर बोला है, मीटर में कन्वर्ट करना है 1.35 मिलीमीटर इंटू क्या कर देंगे हम, ये दोनों को पूरा तीनों को, ये दो ठो आया है भाई, इसका 2 ठो है। तो 10 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बाई 10 मिलीमीटर। अब देखो सब काट के मिलीमीटर यानी मीटर में आ रहा है कि नहीं, देखो mm कट गया, सेंटीमीटर कट गया, यानी 1.35। अब देखो ये मीटर में मिल गया, ऊपर सिर्फ मीटर है, यानी मीटर में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे और बाय क्या है 100 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1.35 इंटू 10 का पावर -3 मीटर आ जाएगा। 10 का पावर देखो ये 2 है, ये 10 का पावर 1 है, 1 है, तो 10 का पावर 2 और 10 का पावर 1, 10 का पावर 3 ऊपर आ गया, 10 का पावर -3, 2 1 3 है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं आपको पूछूं, चलिए ये हो गया। अब जैसे और एक ठो मैं आपको सवाल देता हूं, चलो अब मुझे बताओ एक दिन में कितना सेकंड होता है। आपको बताना है कि 1 डे इक्वल टू SI में, यानी सेकंड में आपको करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, ये आपका SI यूनिट होता है ना। चलो करो, क्या होगा बताओ। अब देखना 1 डे बराबर होता है हमारा 24 आवर,
1 डे बराबर होता है 24 आवर, 24 घंटा में आपका एक दिन होता है। तो 1 इक्वल टू 24 आवर बाई क्या हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा। तो ये हमारा कंजर्वेशन यूनिट आ गया, कंजर्वेशन फैक्टर आ गया। आप इसको उल्टा के भी कर सकते हो, अगर उल्टाओगे तो कटेगा नहीं भैया, आपको सेकंड नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आगे से कर लिया हूँ, इसलिए मैं ऐसे किया। अब देखना, अब मुझे बताओ 1 घंटा बराबर होता है कितना, 60 मिनट, 60 मिनट। अगर 1 को रख दूं तो 60 मिनट बाई क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैं चेंज किया। अब देखो 1 मिनट, आपको क्या करना है, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट तरफ जाना है आपको। ये डे था, मतलब डे आवर में बदला, फिर आवर मिनट में बदला, फिर मिनट सेकंड में बदलेगा, क्योंकि हमको फाइनल चाहिए सेकंड में। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 60 सेकंड, 60 सेकंड। अब यहाँ पर 1 इक्वल टू 60 सेकंड बाई 1 मिनट हो जाएगा। तो हमको 1 डे बोला है, तो 1 डे मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों का फिजिकल क्वांटिटी, ये जो आया, सॉरी आपका जो कंजर्वेशन फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर और 1 डे इंटू 60 मिनट अपॉन 1 आवर इंटू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। देन देखो भाई क्या क्या कट रहा है, मिनट मिनट कट रहा है, आवर आवर कट रहा है, डे डे कट रहा है। तो फाइनल आपको कितना मिलेगा, सेकेंड मिल रहा है ना। सेकेंड में तो सबको ये काटोगे, 24 है, 24 और 60 और 60 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका 8.6400 इंटू 10 का पावर 4 सेकेंड। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दिया, आपको मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। ये 24 है, नीचे देखो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, 24 इंटू 60 करोगे फिर 60 करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो मैं ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, 10 का पावर 4 करके लिख दिया। यानी 1 डे बराबर होता है कितना सेकंड होता है, 8.6400 इंटू 10 का पावर 4 सेकंड होता है। चलिए बात समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम सब लॉ कंप्लीट कर देंगे, जितना तो है केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर में जितना भी आता है सबको कंप्लीट करेंगे। ध्यान सुनना। अब भाई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ जो आपका आता है, फर्स्ट लॉ जो आपका आता है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिख दो, ठीक रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जैसे हम पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कि हम बोलते हैं कि एनर्जी को कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को हम बना नहीं सकते कि उसको डेस्ट्रॉय, खराब नहीं कर सकते। ठीक है, उसी प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या हो जाएगा ना, जिसको कि हम तोड़ नहीं सकते कि उसको बना नहीं सकते, है ना। तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बात करेंगे। यानी सिंपल ये बोलता है कि देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है, क्या बोलता है, इसका 2-3 तो डेफिनेशन हो सकता है। अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझेंगे, इन ऑल, ध्यान सुनना, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अगर कोई भी रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस हो रहा है या तो फिर केमिकल चेंजेस हो रहा है, तो ध्यान देना, द टोटल मासेस आर इक्वल
द टोटल masses ऑफ क्या रिएक्टेंट, द टोटल masses ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट। क्या समझ में आया कि आपका कोई भी एक रिएक्शन है, सपोज मान लो A टू B है, ये आपका रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, तो क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट का मास जितना होगा, रिएक्टेंट का टोटल मास, मान लो 2 तो इंटू रिएक्टेंट है ना, तो ये टोटल मास आपका B यानी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का मास के साथ इक्वल होगा। मतलब रिएक्टेंट में जितना मास होगा, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो भी उसका मास वही का वही रहेगा। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, नॉर बी डेस्ट्रॉयड, यानी मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि उसका आप वो नहीं कर सकते, है ना, बना नहीं सकते। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। दो डेफिनेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो A का 2 ग्राम है, तो भाई प्रोडक्ट जब बनेगा तो ये भी 2 ग्राम होगा। मान लो ये 6.2 ग्राम है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो भी इसका 6.2 ग्राम ही होगा। ये सिंपल है भाई, बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, मर्क्यूरी ऑक्साइड है ना, जो कि सॉलिड होता है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बना Hg बना, क्या बना, Hg लिक्विड बना, मर्क्यूरी लिक्विड बना और हाफ O2 मिल गया। क्या मिल गया, हाफ O2 ऑक्सीजन गैस मिल गया। तो भाई HgO का टोटल जो मास है 100 ग्राम है। अब देखो यहाँ 100 है तो यहाँ 2 प्रोडक्ट मिल के 100 होना चाहिए, एक ठो नहीं, दोनों मिल के 100 होना है, मतलब इधर 100 उधर 100, इधर 90 होगा तो उधर 90, इधर 90.2 होगा तो उधर भी 90.2 होगा। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका 92.6 ग्राम होता है, तो इधर कितना बच गया, 7.4 ग्राम बच गया। अब अगर दोनों को ऐड करोगे तो 100 ही आएगा। अगर इधर दोनों को ऐड करोगे 92.6 प्लस 7.4 करोगे तो 100 ग्राम ही आएगा, यानी 100 ग्राम बराबर 100 ग्राम हो गया। यानी रिएक्टेंट का जितना मास आया, प्रोडक्ट का मास भी उतना आया, यानी मास ना डिस्ट्रॉय हुआ ना कुछ हुआ। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। चलिए एक सवाल आपको देता हूँ, अगर बोर्ड में पूछ लिया तो करना। क्लियर बात, बहुत इजी बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ पढ़ेंगे, पहले तो एक आपको न्यूमेरिकल्स आपको दे देता हूँ। चलिए चलो एक क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन में आपको पूछा व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट मास ऑफ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट विल react with 5.85 gram of sodium chloride NaCl to produce 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब AgCl एंड ध्यान सुनना, एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO3 इफ द लॉ ऑफ, ध्यान सुनना, इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज, क्या बोल दिया है, ट्रू। मतलब आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, ट्रू है। तो भाई आपको किसका निकालना है, मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ट्रू मतलब क्या होता है ना, रिएक्टेंट का जितना होगा प्रोडक्ट का उतना होगा।
आपको निकालना है व्हाट मास ऑफ द AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्राइड का आपको निकालना है क्या मास, और आपको दे दिया है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl का दे दिया है मास। प्रोड्यूस इतना 14.35 ग्राम ऑफ AgCl है और 8.5 ग्राम ऑफ NO3 है। अगर हम लिखेंगे तो आपको निकालना है AgNO3 निकालना है। तो AgNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaCl के साथ, किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, लिखा है ना NaCl टू प्रोड्यूस इतना, रिएक्ट बोला है, रिएक्ट विथ इतना, और प्रोड्यूस बना रहे कितना AgCl, यहाँ पर बना रहे क्या बना रहे AgCl बना रहे। AgCl कितना दिया है भाई, लिखेंगे बाद में, और फिर है NaNO3 मिल रहा है, NaNO3 मिल रहा है। तो ये रिएक्शन में देखो AgNO3 मान ले, यानी सिल्वर नाइट्राइड का हम ले जाते हैं x ग्राम, नहीं दिया है हमको, ये निकालना है। और सोडियम क्लोराइड का देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड का कहाँ है, हाँ, टू प्रोड्यूस इतना AgCl और 8.5 NaNO3 इफ द सोडियम क्लोराइड द मासेस ऑफ AgNO3 विल रिएक्ट विथ इतना NaCl, मतलब आपका 5.85 ग्राम है आपका सोडियम क्लोराइड, और आपका AgCl कितना है, AgCl कितना है, AgCl आपका 14.35 है ग्राम, और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्राइड दिया है 8.5 है इतना ग्राम। तो हमको x निकालना है, तो x को रख दिया, उसको उधर फेंक दिया, तो 14.35 प्लस 8.5 माइनस 5.85 हो जाएगा। सबको अगर आप देखोगे कैलकुलेशन का, दोनों को प्लस करो उससे माइनस करो तो आएगा 17.0 ग्राम। तो x कितना मिल गया आपका 17.0 ग्राम, और 17 ग्राम मिल गया। तो यहाँ पर जो 17 है, यहाँ पर जो 17 ग्राम मिला, ये आपका क्या है x क्या है भाई, AgNO3 है, AgNO3 का मास है। ठीक है, क्लियर बात। तो ये छोटा छोटा सवाल करें। चलिए अब हम देखते हैं आगे, लॉ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का सवाल अगर पूछेगा तो भाई कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड लॉ जाते हैं। पहला तो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखेंगे अब नेक्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब भाई देखो ये सब आपको लॉ, यानी जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, सब जितना लॉ अब मैं बता रहा हूँ सब अच्छे से देखना, क्यों आगे का कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो। क्योंकि डाल्टन्स लॉ में यानी डाल्टन्स थ्योरी में भी हम ये सब लॉ हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है ना, सिंपल क्या बोलता है ना, ध्यान सुनना। ये बोलता है कि एक केमिकल कंपाउंड, ध्यान सुनना, ए केमिकल कंपाउंड always consist of some molecules combined to form combine together by some ratio irrespective of the method of preparation
ऑफ प्रिपरेशन लिखे पहले, फिर हम समझेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सोर्सेस where it is taken। तो भाई ये लॉ कहता है, क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है, कैसे बनता है ना, एलिमेंट सब का कॉम्बिनेशन होके बनता है, और जब कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर जो आपको कंपाउंड होता है वो कंपाउंड एक उसका फिक्स्ड रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, वाटर H2O मतलब ऑक्सीजन ये है, H ये है, तो इसका रेशियो जो है ये आपका होता है 1:2, 1:8। उसका रेशियो क्या होता है? 1:8। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बात करूं तो यहाँ पर इसका जो होता है आपका होता है 12:32, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3:8। तो सभी कंपाउंड का अलग अलग रेशियो होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात? चलो ये छोटा छोटा चीज है, समझ जाओ। ठीक है, कि कोई भी केमिकल, ध्यान सुनो, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, सम रेशियो, है ना। और ध्यान सुनना, और ये लॉ ये भी कहता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी आप जो भी कंपाउंड बना रहे हो, कौन सा मेथड से आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करता है। कंपाउंड जो आप बना रहे हो, कौन सा मेथड से बना रहे हो वो डिपेंड नहीं करता है। और सोर्सेस वेयर इट इज टेकन, और कौन सा सोर्स से ला रहे हो वो भी डिपेंड नहीं कर। जैसे वाटर, अब पानी हम टैप से भी ला सकते हैं, रिवर से भी ला सकते हैं, सी में से ला सकते हैं, अलग अलग जगह से हम पानी ले सकते हैं। यानी पानी का सोर्सेस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जहाँ से भी लाओगे तो पानी का मॉलिक्यूल ऑब्वियसली H2O ही आपको देखने को मिलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से भी लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 ही रहेगा, और उसका रेशियो फिक्स्ड ही रहेगा, इतना ही रहेगा। ये लॉ ये कहता है, सिंपल सा बात है, थ्योरी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कितना लिखें? चलिए मिटा दें। चलिए नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डेफिनेट था, अब मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं। डेफिनेट जगह पर मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या होता है? ये हमारे साइंटिस्ट डाल्टन ने दिए थे, डाल्टन ने, अब डाल्टन थ्योरी आएगा, डाल्टन ने दिए थे ना, 1803 में दिए थे शायद, है ना। तो डाल्टन भाई ने दिए थे। चलिए अब ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर इफ टू एलिमेंट्स आर combined, if two elements, ध्यान सुना, if two elements can combine, लिख दो, can combine to form more than one compound, यानी एक से ज्यादा अगर कंपाउंड बना रहे हैं, ध्यान सुनना, तो बोल रहा है कि द masses of one element that combine to another fixed mass of क्या एलिमेंट क्या एलिमेंट, ध्यान सुना, एलिमेंट आर इन द
रेशियो, सम रेशियो ऑफ होल नंबर लिख दो, ऑफ होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं होगा आपका, होल नंबर होगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर कोई दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं यानी कंबाइन जुड़ रहे हैं और मोर देन वन कंपाउंड अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर वो दो एलिमेंट का मासेस का उसका एक रेशियो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बोला है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी लिखा है, देखो जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले गया H2 और Cl2 ले गया, अब ये दोनों को मिलाया तो मुझे मिलेगा 2HCl मिलेगा। H2 का मास होता है आपका, H का मास होता है 1, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे मास क्या होता है, एटॉमिक मास। इसका मान लो 2 ग्राम और इसका है आपका क्या है क्लोरीन नहीं लेते हैं हम, O2 ले जाते हैं। मतलब हाँ O2 ले जाते हैं। H2 और O2 मिलके H2 और O ले जाते हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या हो गया भाई, क्या हो गया, H2O मिल गया। क्या मिल गया, पानी मिल गया। तो भाई ऑक्सीजन का होता है 8 8 दूना 16 और आपका इसका हो जाएगा 18 ग्राम। ध्यान से सुनना, 2 और 16 18 हो गया। तो इसका मास है ये H2 का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। अब जैसे अगर मैं ये जो है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको मैं फिक्स्ड रख दिया, इसका मास वही 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास में बढ़ा दिया, यानी ऑक्सीजन में बढ़ा दिया, यानी O2 लगा दिया। क्या लगा दिया, O2 लगा दिया। तो यहां पर H2O2 मिलके बन गया H2O2 मिल गया, जो कि होता है एक पेरोक्साइड होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका हो गया आपका ये 2 ग्राम O2 16 32 हो जाएगा, 32 हो गया, 32 और 2 आपका 34 ग्राम। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक ऑक्सीजन मतलब एक एलिमेंट का मास एक फिक्स्ड ऑक्सीजन, ये फिक्स्ड है देखो 2 ग्राम 2 ग्राम, फिक्स्ड एलिमेंट का मास के साथ कंबाइन हो रहा है, तो यहां पर एक रेशियो, सोम रेशियो होता है, होल नंबर का रेशियो होता है बोल रहा है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन का, इसका बात करेंगे, इसका रेशियो है ना, ऑक्सीजन का 16 और 32 है, यानी 16:32 है ना। इसको हम बोलते हैं 1:2 भी बोल सकते हैं। तो ये फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये ट्रूथ है भाई। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। कोई दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, देखो 1 2 कंपाउंड बना रहे हैं, और अगर एक एलिमेंट एक फिक्स्ड मास एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, ऑक्सीजन आपका फिक्स्ड मास यानी H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पर ये ऑक्सीजन का रेशियो एक फिक्स्ड होगा, मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड का एक फिक्स्ड रेशियो होगा, मैं आपको बताया ये वाला। ठीक है, सिंपल सा चीज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से नोट करना भाई, जिसका नाम है गे-लुसाक्स लॉ। क्या, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ, क्या कह सकते हैं, गैसेस वॉल्यूम्स, यानी गैसेस का जो वॉल्यूम्स के बारे में ये बताया है। तो नया लॉ हम पढ़ेंगे गे-लुसाक लॉ। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है बेसिकली, ये आपका गे-लुसाक एक साइंटिस्ट थे, है ना। ये आपका आया था 1808, जब मल्टीपल प्रोपोर्शन खत्म हुआ तो उसका रिसर्च का कंप्लीट हुआ, फिर ये आया, फिर ये बोला गे-लुसाक लॉ। क्या दिया ना, ये सिंपल गैस का वॉल्यूम के बारे में बताया। क्या बोला, चलिए समझते हैं। ये बोला कि कोई भी आपका, ध्यान सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसका वॉल्यूम, ध्यान सुना, कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहां पर एक वॉल्यूम का रेशियो होता है। क्या होता है, वॉल्यूम का रेशियो
होता है उसको हम देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात को समझो, क्या बोल रहा है कि ध्यान से सुनना, व्हेन, क्या बोल रहा है कि व्हेन गैसेस आर कॉम्बाइंड, व्हेन गैसेस आर कॉम्बाइंड in a chemical reaction, in a chemical reaction, in a chemical reactions, chemical reactions, they do show some ratio by volume are at the constant temperature and pressure। ये होता है तुम्हारा गे-लुसाक लॉ। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, ये सिंपल सा बात बोलता है कि अगर जब गैस मॉलिक्यूल्स और जब गैसेस आपस में कंबाइन होते हैं, ऑल गैसेस मतलब अलग अलग गैसेस हो सकते हैं, है ना, व्हेन गैसेस कंबाइन, यानी गैसेस मतलब क्या होता है ना, एक से ज़्यादा गैसेस अगर कंबाइन होते हैं तो उन लोग का एक रेशियो होता है, वॉल्यूम का फिक्स्ड रेशियो होता है, वो बोल रहे हैं, सिंपल बात बोल रहे हैं। जैसे मान लो when gases are combined in chemical reaction they do show some ratio by volume are at the constant temperature and pressure, are at the same constant, यहाँ लिखो सेम ना, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो आपके पास कोई एक तो वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब एक कंटेनर है, मान लो यहाँ पर मैं रख दिया H2 रख दिया, यानी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर ये वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ये 1 वॉल्यूम है, मान लो एक वॉल्यूम, मतलब इसका जो वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है, और एक जगह पे मैं लिया, सेम वॉल्यूम होना चाहिए भाई, ध्यान से देखना, सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका 1 वॉल्यूम है, ठीक है, उसका 1 वॉल्यूम है, नहीं वॉल्यूम का सेम कुछ नहीं बताया है, बस ये बोला कि व्हेन गैसेस आर कंबाइंड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सम रेशियो बाय वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। क्या बोला कि यहाँ पर टेम्परेचर, ये दोनों केस में, ये दोनों में, ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर क्या है ना, बराबर है, दोनों केस में कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये आपका क्या है Cl2, यहाँ पर Cl2 गैस है, यहाँ पर H2 गैस है, दोनों का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, तो दोनों कंबाइंड होके एक फिक्स रेशियो में बदल जाते हैं, है ना। यहाँ पर बन गया आपका क्या 2HCl गैस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम हो गया, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर देखो ना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2 वॉल्यूम हो गई। तो ये बोलता है आपका गे-लुसाक ने, बहुत ईजी है कि कोई दो अगर वॉल्यूम आप मतलब गैसेस वॉल्यूम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट आपको जो मिलता है, ठीक है, और वो फिक्स्ड एक रेशियो में उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम देखा जाए तो इस वॉल्यूम का रेशियो अगर देखा जाए, वॉल्यूम का रेशियो अगर देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 1:1:2। क्लियर बात, पूरा क्लियर। यानी जब H2 प्लस Cl2 मिलके 2HCl बनाता है, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, यानी इसका 2 वॉल्यूम हो जाता है। तो रेशियो 1:1:2 हो जाएगा, 1:1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है आपका गैस-लुसाक ने, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे मैं और एक ठो बात करूँ, 2H2 प्लस O2 को अगर हम रिएक्ट कर देते हैं तो हमको मिलेगा 2H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2H2O, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम देखेंगे तो इसका होता है आपका क्या 2 वॉल्यूम, देखो 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, और इसका O2 एक मॉलिक्यूल है, 1 वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको मिलेगा कितना मिलेगा भाई? 2H2, यहाँ पर 2 है ना, तो ऑब्वियसली 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा भाई, 2 वॉल्यूम मिलेगा। तो अगर इसका रेशियो देखेंगे तो 2:1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है आपका गैस-लुसाक साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये सब आप
याद कर लेना, ये आपका सिंपल लॉ होता है। आगे का लॉ हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा भाई, एवोगाड्रोज लॉ और एक बर्जिलस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रोज में हम देखेंगे क्या होता है, एवोगाड्रोज लॉ क्या बोलता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम पहले देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना, फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद आएगा एवोगाड्रोस, फिर एवोगाड्रोस के बाद देखेंगे क्या आता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।